हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मृत्युंजय। मेरा एनआर रीजन से सेलेक्ट हुआ हूँ मैं सीएचएसएल 2018 में, बट मेरा अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है जो कि शाम तक प्रोड्यूस होने का चांस है। ठीक है, लेकिन साउदर्न रीजन में वहाँ का एडमिट कार्ड आ गया है, वहाँ का स्टेटस आउट हो चुका है और वहीं से मुझे जो है डीवी के रिगार्डिंग मतलब डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सारा इंस्ट्रक्शन और डिटेल कंप्लीट डिटेल वहाँ से मुझे मिला है, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आज जो है मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा जो भी कन्फ्यूज़न होगा और जो भी डाउट है और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जिसको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप प्रॉपर यहाँ से देखोगे तो ये आप देख सकते हो कि ये साउदर्न रीजन का है, चेन्नई का है। ठीक है, वहाँ से ये मुझे मिला है इंस्ट्रक्शन और सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो क्या क्या चीज़ आपको लाना है। जैसे कि पहला पॉइंट है, उसमें क्या बोला है कि पहला चीज़ कि आपको कॉल लेटर लेके जाना है। कॉल लेटर मतलब होता है एडमिट कार्ड, जो आपको प्रोड्यूस किया जाएगा डीवी के रिगार्डिंग। ठीक है, जिस भी डेट का होगा वो सब कुछ मेंशन होगा उसमें, टाइम भी मेंशन होगा। ठीक है, उसके साथ क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसका भी आगे आपको बताया हुआ है पॉइंट वाइज कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और बड़ा ये देख रहे हो आपकी डार्क में ये बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में होनी चाहिए, ओरिजिनल। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए मुझे ओरिजिनल चाहिए, प्लस एक सेट जो है आप उसका फोटो स्टेट करवा लोगे, उसका एक कॉपी निकाल लोगे और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लोगे, खुद से उस पर साइन करके डेट डाल देना। और उस तरह से मुझे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सभी का एक एक प्रति वहाँ जमा करना है। किस लिए? तो रिकॉर्ड ऑफ द कमीशन, कमीशन को देने के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिए, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब कुछ तो हम जानते ही हैं। दूसरा क्या है कि जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स देने वाले एसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मतलब जो हमारा 12th से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो 1/8/2019 से पहले का होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए देखते हैं पहला पॉइंट कि पहला डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए। ठीक है, देखिए पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको डीओबी के लिए, ठीक है, जो कि आपका सेम होना चाहिए किसमें, जो आपने डीओबी डाला है अपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त एसएससी में। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ है, उसको प्रूव करने के लिए हमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्लस उसका एक मार्कशीट और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो दोनों मुझे वहाँ दिखाने हैं। ठीक है, जो कि हमें कमीशंस को देने हैं, ताकि हमारा जो है उससे एज एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए वो इसको देखेंगे, और कुछ इसका मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखो, अब आप दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहली बात ये समझ लो कि सी एच एस एल, ठीक है, हायर सेकेंडरी का है। ठीक है, कौन सा है ये? हायर सेकेंडरी का है। तो अगर ये हायर सेकेंडरी का है तो आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप समझ रहे होगे हमें किस लेवल का चाहिए, 12th लेवल का, मतलब इंटरमीडिएट लेवल का मुझे डॉक्यूमेंट दिखाने हैं वहाँ पे। तो उसमें भी क्या क्या चीज़ दिखाना है, तो दो चीज़ें। ठीक है, एक तो मार्कशीट, एकदम ध्यान से सुनना, मार्कशीट, और दूसरा क्या है उसका पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि हम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं उसको, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है। ये दोनों चीज़ें मुझे वहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आखिर ये मार्कशीट की क्यों ज़रूरत है, तो जो लोग एलडीसी मतलब एलडीसी जूनियर और ये एसए, पीए और एसॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब कुछ के लिए जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं उनको जस्ट पास्ड होना है 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, और या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जो भी उसके इक्विवेलेंट में कोई और एग्ज़ाम दे के आप पास हुए हो जिस भी यूनिवर्सिटी से, बस आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मार्कशीट वो मेनली क्या देखेंगे किस पोस्ट के लिए, तो डीईओ के लिए, क्योंकि डीईओ में ये आपका दिया हुआ था कि आपको 12th पास करना है, लेकिन कौन से स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में, और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये वहाँ मेंशन होना चाहिए, मतलब अगर आप 12th पास किए हैं और डीईओ के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपके पास ये मैथमेटिक्स का, उसमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, वो एक प्रॉपर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड जो भी एग्ज़ाम आप पास किए हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो कुल मिला के अभी तक दो चीज़ें हैं, एक तो है 10th का और 12th का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या दिया है। यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्लेम्ड।
ठीक है, देखिए एक ऑर्डर लेटर आपको वहाँ पे पेश करना है। अगर आप 12th जैसे कि किसी बोर्ड से किए रहते तो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके इक्विवेलेंट कोई और एग्ज़ाम पास किए जो कि 12th के इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए एक आपको ऑर्डर लेटर वहाँ दिखाना पड़ेगा, जिसमें कि इंडिकेट करना है अथॉरिटी को, जिसमें इसकी नंबर और डेट दोनों मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखना, ओके, क्योंकि इसमें जो एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है उसको ये प्रूव करेगा कि हाँ आप इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन आपके पास है। दूसरा चीज़ देखो, इसी के रिगार्डिंग एक और चीज़ है, ये तो हो गया इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन रहेगा। तो दूसरा क्या है कि आप कोई लोग क्या करते हैं, 12th जो है डिस्टेंस एजुकेशन से भी करते हैं, है ना। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब हम मतलब अपीयर नहीं हो रहे हैं, हम क्लास नहीं कर रहे हैं, बट हम दूर से ही अपने घर बैठे ही आप एग्ज़ाम पास किए हो, मतलब कि आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं हो, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। तो वैसा कुछ अगर आपके पास डिग्री है तो उसके अप्रूवल के लिए भी आपको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिवर्सिटी जो कि ग्रांट करेगी कमीशन को कि हाँ ये सही है, वैसा भी एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ पेश करना पड़ेगा। समझ गए। जैसे इन केस ऑफ ऑल द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशनल डिग्री डिप्लोमा ओपन से हुआ हो या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड से, ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो ये सारा कुछ एक्ट वगैरह आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1957 ये वगैरह एक्ट दिया, इससे मतलब नहीं है, मैंने आपको मतलब सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि उससे रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट है वो आपको अप्रूव करने के लिए वहाँ दिखाना पड़ेगा अगर आप डिस्टेंस लर्निंग मोड से किए हुए हो। क्लियर। अब चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवें पॉइंट में क्या बोल रहा है आपको, पाँचवें पॉइंट में बोल रहा है कि आपके पास मतलब कास्ट सर्टिफिकेट एक तरह से कह सकते हो आप, जो कि एससी एसटी कैटेगरी और ओबीसी में जो कि एनसीएल से नॉन क्रीमी लेयर से हैं उनको, और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी से आता है, ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। क्लियर। और जो फॉर्मेट होता है, जो उन्होंने फॉर्मेट दिखाया था, आप उसको नोटिस में भी देख सकते हो, वहाँ भी वो दिया हुआ है, तो वैसा ही फॉर्मेट आपके उसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे पेश करना है। क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। कैंडिडेट्स हु विश टू कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, चूँकि हमको जो ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है एससी एसटी के थ्रू हमको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, उसको भी प्रूव करने के लिए ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ देखना है आपको, यहाँ पे मैं बता दूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग क्रीमी लेयर स्टेटस एजुकेशन रेट, ठीक है सर। चलो ये सब चीज़ छोड़ते हैं, हम सीधा देख लेते हैं। ये जो आपका जो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 5/4/19 से पहले का होना चाहिए, मतलब इसके लिए क्रूशियल डेट क्या है, 5/4/2019। क्लियर। तो आपके पास ये सारा। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको मैं एक बात समझा दूं, ठीक है, अगर आपके पास 5/4 उससे पहले का नहीं है, मान लीजिए उसके बाद का ही क्यों ना है, आपको बस वहाँ क्या होगा कि प्रोविज़नल लिख दिया जाएगा। दूसरा क्या है कि जब आप वहाँ प्रोविज़नल लिखवा देते हो, वहाँ पे जब प्रोविज़नल लिखा जाता है तो वो सारा डॉक्यूमेंट जितना भी आप दिए हो वो सारा मतलब फर्दर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो उसको वो डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आज आप अगर कल का भी बना के ले जाते हो, ठीक है, और 2 दिन बाद आपका मान लीजिए डीवी है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को पेश कर सकते हैं एज ए कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप लेटेस्ट बनाए हो, जस्ट वहाँ प्रोविजनल होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा दिशा निर्देश आया है। समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए फिर छठा पॉइंट क्या है आपका, कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने वो भरा है, आप वहाँ पे इस कैटेगरी का फ़ायदा उनको मिला है, वो जो है इसका सर्टिफिकेट वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होता है उसमें आप उसको पेश करोगे। क्लियर। फिर देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हु हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड पैसेज रीडर एंड और कंपेंसेटरी टाइम। देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को स्क्राइब मतलब पैसेज रीडर और एक कंपेंसेटरी टाइम जिसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, तो मस्ट प्रोड्यूस। देखते हो ना कभी कॉल हम लोग जैसे कि 1 घंटे का देते हैं तो उनको 1 घंटा 20 मिनट का मिलता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उससे रिलेटेड जो है ना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हमको उस एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हमको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। समझ गए। क्लियर। तो आप देखते हैं पैसेज रीडर और ये सारा बात आपको समझ में आ गया। तो अगर आप ऐसा फेल होते हैं डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए, तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम लोग एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में जो भी लोग हैं एक्स सर्विसमैन के थ्रू, क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, और दूसरा क्या है कि उनको अपना डॉक्यूमेंट जो भी उसके रिगार्डिंग है वो सब कुछ पेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हम आपको नहीं बताएंगे, आप इसको पढ़ लेना। मैं ये डॉक्यूमेंट का जो है लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा देखते हैं सर्विस सर्टिफिकेट। अगर कोई एम्प्लॉई है तो आपको ये चीज़ पेश करना पड़ेगा। एज अ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑफ द नोटिस फॉर द रिक्रूटमेंट इन केस यू आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट भी पेश करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि एनओसी देना पड़ेगा। एनओसी कब हम पेश करते हैं, ये हम तब दिखाते हैं एनओसी जब हम ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम हैं, तब जाके हमको एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं 11th पॉइंट पे। अब ये 11th पॉइंट है कि अगर कुछ चीज़ें चेंज हुई हों जब आप एग्ज़ाम दिए थे, मतलब जब आप फॉर्म भरे थे और उसके बाद में, जैसे क्या है कि ए कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन द नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन, जो भी लोग मैट्रिकुलेशन के बाद कोई चेंज किए नाम में ऑन मैरिज और री मैरिज या डाइवोर्स वगैरह जो भी कुछ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपको अगर क्लेम किए हैं तो आपको वहाँ पे चेंज नेम जो है उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना है, जैसे कि देखिए, अगर इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन, अगर कोई महिला का मतलब उसका शादी हो चुका है तो आपको फोटोकॉपी ऑफ हस्बैंड्स पासपोर्ट शोइंग नेम्स ऑफ स्पाउसेस वगैरह ये सब चीज़ आप ये पढ़ लेना, जो मैरिज से रिगार्डिंग है वो सारा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। मतलब मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रजिस्ट्रार जो पेश रजिस्ट्रार से जो हमको मिलता है मैरिज सर्टिफिकेट ना, वो, और कोई एफिडेविट चाहिए फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ अलॉन्ग विथ अ जॉइंट फोटोग्राफ। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड और वाइफ का मतलब दोनों का ड्यूअली स्वर्ण बिफोर द ओथ कमिश्नर के सामने जो होता है स्वर्ण शपथ पत्र जो होता है वो आपको पेश करना पड़ेगा। अगर आप री मैरिज किए हैं तो डाइवोर्स डेथ सर्टिफिकेट ये वगैरह आपको पेश करना पड़ेगा। ये सब आप देख लेना। ये बहुत मतलब ऐसा केस है कि बिल्कुल नहीं ना ही के बराबर ऐसा कुछ सामना करना पड़ता है। अगर है तो आप ज़रूर इसको सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे क्या बोला है कि द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन डीवी हो रहा है हम लोग का, ड्यूरिंग विच यू एक्सराइज डिटेल ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट। तो पोस्ट जो है हमको जो ऑप्शन एक मिला है जिसमें कि हमको भरना पड़ता है कि हमको कौन सा पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है ना उसको कहते हैं, वो ऑप्शन जो हमको फिल करके लेके जाना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ ध्यान से सुनना, यू आर एडवाइज्ड टू कम विथ ड्यूली फिल्ड इन डिटेल्ड पोस्ट प्रेफरेंस परफॉर्मा वाइल यू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट। जब भी आप डीवी के लिए जाते हैं ना तो ड्यूली फील्ड मतलब दो पेज लेके जाना, दोनों को अच्छे से भर के ले जाना जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है। इस बात का अच्छे से ध्यान देना, ये दो चीज़ वहाँ लेके जाना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यू विल हैव टू बियर ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। जो भी कुछ होगा वो उनका कुछ नहीं है, वो हम खुद एक्सपेंडिचर जो है उसका हम लोग वहन करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। अगर दूसरा चीज़, जब हम वहाँ जाते हैं तो हम अपना जो है पोस्टल एड्रेस और कम्युनिकेशन जो एड्रेस है हमारा वो भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे हमारा डीवी होगा रीजनल ऑफिस में, जब हमारा डीवी हो रहा होगा तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ इंडिकेट करना होगा। जब आप चेंज कर रहे होते तो नेम देना होगा, हमारा जो रोल नंबर वो देना होगा, नेम ऑफ द रिक्रूटमेंट किस चीज़ के लिए हो रहा है, जैसे CHSL के लिए तो CHSL वहाँ पे मेंशन करना होगा, और नया जो एड्रेस हम जो देना चाह रहे हैं, जो नया सबमिट करना चाह रहे हैं उस एड्रेस का आप वो सब कुछ लिख के उन्हें दे देना। ठीक है, आगे अब कहा जा रहा है कि जब हम डीवी करवा लेते हैं तो हमारा कैंडिडेट एक तरह से प्रोविजनल होता है, तो इंश्योर डेट यू हैव फिल ऑल द, जितना भी चीज़ हम उनको सबमिट किए हैं, जो भी कुछ हम वहाँ भरे हैं, ठीक है, जो भी नॉलेज में उनके दिए हैं वो सारा कुछ वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टू बी ट्रीटेड एज एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। आप देखिए, नो चेंज इन डेट, अगर आपको जो डेट मिला है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना टाइम में ना वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये कुछ भी अलॉट नहीं है। आपको उसी डेट और उसी टाइम पे वहाँ जाना होगा, उसके अलावा आपको कोई डेट नहीं मिला। अगर आप वहाँ फेल हो जाते हैं वहाँ पेश होने में और अपना डीवी करवाने में तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपके कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगी। समझे। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। तो और आपको एक डॉक्यूमेंट, एक और कोविड-19 से रिलेटेड एक्सचर जो दो है,
मतलब बता देंगे कि उसमें थोड़ा बहुत वो डिटेल इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस किस तरह से आपको पहुंचना है। क्लियर? तो अब मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ देखना, पहला चीज़ कॉल लेटर, ठीक है। पहला चीज़ क्या चाहिए? कॉल लेटर, मतलब डीवी के लिए एडमिट कार्ड। दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म चाहिए। क्लियर? ठीक है, दूसरा चीज़ समझ में आ गया। तीसरा सबका एक फोटो कॉपी चाहिए, मतलब मैं कैसे लिख दूँ, वन सेट ऑफ कॉपी, वन सेट ऑफ फोटो कॉपी चाहिए। क्लियर? फोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ लेकिन सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। ओके। चौथा 10th क्लास का, 10th क्लास का क्या क्या चाहिए? मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, जो भी पासिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लेके जाना है, ठीक है। फिफ्थ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब 12th का, 12th या फिर डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप किए हो तो उसके रिगार्डिंग सारा कुछ चाहिए, प्लस या फिर आप अगर डिस्टेंस नहीं तो इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए, जो भी आप भरे हो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसका क्या क्या चीज़ चाहिए? मार्कशीट, मार्कशीट प्लस क्या चाहिए? सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट। ओके। फिर देखिए छठा, अब आपको क्या चाहिए? छठा में चाहिए आपको मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इसके रिगार्डिंग आपका सर्टिफिकेट वहाँ देना होगा। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं कि आप इस कैटेगरी से और आपने आरक्षण का आपको फ़ायदा मिला है तो आप इसको यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7, ध्यान से देखना, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो ओके। और इसके रिगार्डिंग और भी जो चीज़ें थी वो हमें ऊपर बता चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर कंपेंसेटरी टाइम वगैरह जो आपको मिलता है उसके रिगार्डिंग भी दिखाना है। और एक जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उसके रिगार्डिंग भी जो देना था आपको हम पहले बता चुके हैं, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप कहीं वर्किंग है तो एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सारा कुछ है। तो अगर इसमें मेन देखोगे तो आपका मेन कौन कौन सा है, अगर आप ध्यान दोगे तो मेन कौन कौन सा हो गया आपको, ठीक है। एक कॉल लेटर, फिर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और सबका एक एक सेट कॉपी। अच्छा एक चीज़ मैं जब भूल गया हूँ, 10वां ये है कि 5 फोटो, आपका 5 फोटो चाहिए, ठीक है। और 10th का, 12th का, क्योंकि 12th का मेन होता है, ठीक है। दूसरा छठा क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट, और 10th क्या है, ये 5 फोटोज़। इतना सब कुछ आपको वहाँ पेश करना है, इतना सब कुछ आराम से लेके जाना है। तो होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ लेके जा सकते हैं। होप मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत नाम में चेंज हो गया, तो इसकी वजह से ये नहीं हुआ कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आप उसके रिगार्डिंग एफिडेविट बना लीजिए नोटरी वगैरह में जाके, वो भी कुछ भी इस तरह का चेंजेस अगर आप में होता है, हाँ डीओ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये बहुत क्रूशियल चीज़ होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाए। उसके अलावा जैसे पापा का नाम कहीं मिस्टर लग गया, ये सारा कुछ है, तो उसके रिगार्डिंग आप एफिडेविट पेश कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से आपका कैंडिडेचर या आपका कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आप यूआर कैटेगरी से फिर सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन उसमें भी देखा जाएगा कि आपने क्या प्री जो है यूआर कैटेगरी से आप पास हो, अगर हो तो फिर आपका मेंस देखा जाएगा, मतलब आपका क्या चीज़, आपका फिर दोनों मिला के डिस्क्रिप्टिव और ये दोनों मार्क्स मिला के देखा जाएगा कि तब आप यूआर से अगर हो क्लियर किए हो तो आपको यूआर कैटेगरी से सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज आप कहीं भी फेल होते हैं तो फिर अगर आप मान लीजिए प्री में ही आपका नंबर यूआर कैटेगरी से कम है और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? अगर आपको और भी कुछ जानना है, अगर आपको कुछ भी इससे रिगार्डिंग और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं उसके बारे में आपको वहाँ पे मैसेज में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। होप आपके लिए ये बहुत अच्छा रहा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप आप क्या करें कि मेरा जो ये
चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट और भी जो ज़रूरी की चीज़ें होंगी वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको पसंद आया हमारा ये वीडियो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी अभी डीवी के लिए जाने वाले हैं। मिलते हैं, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।